हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम लोग क्लास 10th के लेक्चर नंबर 3 के साथ आए हैं। पिछली क्लास हम लोग पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन और परावर्तन के प्रकार। परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, रेगुलर परावर्तन और इरेगुलर परावर्तन। और परावर्तन से रिलेटेड हम लोग बहुत सारे टर्म्स को कवर किए थे। और परावर्तन पढ़ने के बाद सबसे लास्ट टॉपिक पिछले दिन हम लोग पढ़े थे कि समतल दर्पण पर जब कोई किरण लंबवत आती है तो कैसे परावर्तित होती है। इन सारी बातों का चर्चा हम लोग ने कर रखा था पिछली क्लास में। और आज हम लोग नए टॉपिक के साथ चल रहे हैं, प्रतिबिंब। नया टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों, देखते हैं हम लोग प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश पर सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से समझेंगे, बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। अभी तो ये सब आसान चीज़ें हैं। परिभाषा क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद, किस घटना के बाद? दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद। इस पॉइंट को मार्क करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो परावर्तन के बाद किरणें जिस बिंदु पे मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे परावर्तन तो ये समझ में आ रही है और ये अपवर्तन एक नया वर्ड सा लग रहा है, जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे कि अपवर्तन क्या होती है। तो अभी केवल ये वर्ड जान ले कि प्रतिबिंब का निर्माण जब भी होगा तो किस घटना के बाद होगा? परावर्तन या अपवर्तन के बाद होगा। तो कैसे होगा? परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे वो मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, इस दोनों वर्ड को हम आगे जाकर के क्या करेंगे? बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि मिलना क्या होता है और मिलती हुई प्रतीत होना क्या होता है। इन सारी बिंदुओं को हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया प्रतिबिंब का परिभाषा। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब के प्रकार। क्या देखते हैं? प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। ठीक है बच्चों, काल्पनिक प्रतिबिंब का ही दूसरा नाम है आभासी प्रतिबिंब। इसी को या हम क्या बोलते हैं? बोलिए, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों, काल्पनिक प्रतिबिंब का ही दूसरा नाम क्या है? आभासी प्रतिबिंब। तो ये हो गया प्रतिबिंब के प्रकार। अब हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब के परिभाषा को देखते हैं। यदि आप लोग परिभाषा की चर्चा करें तो आपको परिभाषा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। यदि आप इन सारे पॉइंट्स को यदि आप ध्यान से याद कर लिए हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा भी आपको बहुत आसानी से याद होने वाला है। देख लेते हैं, हम तो दोबारा नहीं लिख रहे सेम परिभाषा को। आप लोग नोट्स बनाते समय इसके परिभाषा को अलग लिख लीजिएगा, काल्पनिक परिभाषा को अलग लिख लीजिएगा। देखिए, हम इसी से ना ये परिभाषा बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब के परिभाषा को देखिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा परिभाषा? देखिएगा, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, यहाँ तक सेम रहेगी। दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद यहाँ भी सेम रहेगी। जिस बिंदु पे मिलती है, क्या हो गई? जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस लाइन को ना हम यहाँ से क्या करते हैं? मिटा लेते हैं। जिस बिंदु पे मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो बच्चों, आपने वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा देख लिया। ये हो गया आपकी वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा। तो एक बार फिर से पढ़ें, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है बच्चों, सेम उसी तरह अब हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब के परिभाषा को देखते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। दूसरा क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब। मेरे पास तो बोर्ड और मार्कर वाला सिस्टम है तो हम मिटा के कर ले रहे हैं, लेकिन आप लोग
सब डेफिनेशन को अलग अलग फिर से लिख लीजिएगा, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा को देख लिया, अब हम लोग देखते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब की परिभाषा को, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखिएगा, इसमें भी वही चीज़, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो परिभाषा आप लोगों को याद करने में कोई ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं होगी, हम उम्मीद करते हैं। यदि आप लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रतिबिंब के परिभाषा में ही काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा छुपा हुआ मिलेगा, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होती है बोलिए, ये काल्पनिक प्रतिबिंब की परिभाषा हो गई। काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होती है, दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे क्या है, मिलती हुई प्रतीत होती है। लेकिन वास्तविक में क्या है, ये प्रतीत वर्ड नहीं रहता है, वहाँ पे मिलती हुई मतलब मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वहाँ पे क्या बोलते हैं, वास्तविक। और जब ही प्रतीत होती है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, काल्पनिक। तो मिलती है और मिलती हुई प्रतीत होती है। जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे कि कैसे कैसे ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, कहाँ पे इमेज बनता है, तब इन सारी बातों को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके इसके डेफिनेशन को अच्छे से लिख लें। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अपना वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, ठीक है बच्चों। तो अब लोग अब इस टॉपिक को अपने पेज में नोट डाउन कीजिए। डिफरेंस बिटवीन वास्तविक प्रतिबिंब का रियल इमेज, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। हम ना बच्चों कोशिश करेंगे कि हर एक वर्ड का इंग्लिश वर्ड लिख दे, आप लोग भी उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अंग्रेज नहीं बनना है लेकिन जानना जरूरी है, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब में सबसे पहला डेफिनेशन, आप लोग इसके परिभाषा को लिख लीजिएगा, इसके परिभाषा को लिख लीजिएगा। क्या हो जाएगा इसका परिभाषा, दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और इसका भी परिभाषा दे दीजिएगा। पहला में डेफिनेशन में क्या हो जाएगा, हम पुनः नहीं लिख रहे हैं, लिखने से टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे दोबारा लिख सकते हैं, इसके परिभाषा को ही लिख दीजिएगा कि दर्पण से मतलब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका पहला पॉइंट, ये भी इसका पहला पॉइंट, परिभाषा याद हो गया। दूसरा पॉइंट हो जाएगा बच्चों कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। इसे पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। और इसका हो जाएगा इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है भाइयों। अब तीसरा पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं। तीसरा पॉइंट है कि यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। यह वस्तु की अपेक्षा क्या होता है भाई, उल्टा होता है, ठीक है। और इसका हम लोग तीसरा पॉइंट लिख रहे हैं, यह वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। यह वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इस लाइन को कंप्लीट करने वाले हैं कि यह वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, कैसे होता है उस चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है बच्चों। ये हो गया। और एक डिफरेंस और है, इसे जो हम लोग दर्शाते हैं ना वो सीधी लाइन से दिखाते हैं, ठीक है ना। इसे डार्क लाइन से निरूपित करते हैं,
से निरूपित करते हैं। डार्क लाइन कहने का मतलब इस प्रकार से यदि मेरा लाइन है तो वो कहीं भी टूटा हुआ लाइन नहीं है, वो सीधा का सीधा लाइन है। और इसमें हम लोग देखते हैं इसे डॉटेड लाइन, इसे डॉटेड लाइन से निरूपित करते हैं, से निरूपित करते हैं। डॉटेड लाइन का हिंदी होता है टूटी हुई रेखा। डॉटेड लाइन का क्या मतलब होता है? टूटी हुई रेखा। जैसे यहाँ पे हम लोग एक सीधी रेखा दिए हैं, डार्क लाइन दिए हैं, यहाँ पे हम डॉट डॉट लाइन देते हैं इस तरीके से। लाइन तो है लेकिन वह कैसी है? डॉट डॉट है, टूटी हुई लाइन है। तो यही इस दोनों लाइन का अंतर होगा। ठीक है बच्चों, तो यही हुआ अपना वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। कितने अंतर देखे हम लोग? 4 अंतर। ये ना डेफिनेशन 2 मार्क में पूछे जाते हैं। ठीक है, जब आप लोग बिहार बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें ना ये चीज़ पूछा जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर को लिखे। तो इन सारी चीज़ों को लिख देना बहुत अच्छी तरीके से, आसानी से आप लोग समझ गए होंगे कि पहला अंतर दोनों के परिभाषा को लिख देना है, दूसरा इसे पर्दे पे प्राप्त किया जाता है, इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जाता है, यह वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? उल्टा होता है, यह वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, इसे डार्क लाइन से निरूपित करते हैं और इसे डॉटेड लाइन से निरूपित करते हैं। तो डार्क लाइन का मतलब बीच में ये टूटा हुआ नहीं होना होता है, और डॉटेड लाइन का मतलब होता है कि ये बीच में क्या है? टूटा हुआ टुकड़ा टुकड़ा लाइन है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक तब तक हम लोग इरेज करके इसको लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं और उसका नाम है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। क्या है बच्चों? समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो समतल दर्पण क्या होता है? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग समतल दर्पण देखे होंगे और जानते भी होंगे। बच्चों डेली सवेरे सवेरे उठ के क्लास आने से पहले जिस मिरर के सामने में बाल को अपने लोग सही करते हैं या कुछ भी करते हैं, जिस मिरर के सामने में, वही मिरर कौन सा मिरर है? घर में जो इस्तेमाल होता है वो समतल मिरर है। ठीक है, तो हम लोग आज वही पढ़ने वाले हैं कि उस समतल दर्पण में जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो वो प्रतिबिंब कैसे बनता है, और जो वह प्रतिबिंब बनता है तो वो वास्तविक होता है कि काल्पनिक होता है। तो काल्पनिक होता है तो क्यों होता है, उन सभी चीज़ों को भी हम लोग देखने वाले। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। हेडिंग लगाइएगा आप लोग, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। बहुत अच्छी तरीके से हम लोग देखेंगे, जो भी बातें पीछे बोले हैं जस्ट उसी का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनाना। इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। ठीक है भाई, तो अभी हम लोग देखे हैं, डेफिनेशन पढ़े थे कि प्रतिबिंब क्या होता है? दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे किरणें मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो डेफिनेशन से तो हमको इतना पता चल ही चुका है कि प्रतिबिंब का जो निर्माण होगा वो तो या तो परावर्तन के बाद ही होगा या तो अपवर्तन के बाद ही होगा। तो अभी तक तो हम लोग केवल एक ही चीज़ पढ़े हैं, परावर्तन। अपवर्तन तो पढ़े नहीं है। तो अभी जो मेरा इमेज का फॉर्मेशन होगा वो किसकी मदद से होगा? परावर्तन की मदद से, और परावर्तन के बाद ही होगा। और किरणें मिलती है, इस वर्ड से ये पता चल रहा है कि किरण ना एक से अधिक होगी। कितनी होगी? एक से अधिक होगी। तो आप इस पॉइंट को माइंड में सेट कर लीजिएगा कि अभी से हम लोग जब भी इमेज का फॉर्मेशन करेंगे पूरे फिजिक्स में, कम से कम कितने किरणों का मिलना जरूरी है? 2 किरणों का। कम से कम कितना किरण मिलेगा? 2 से ज़्यादा भी किरणें मिल सकती है, इमेज का फॉर्मेशन होगा, लेकिन कम से कम कितने किरणों का मिलना जरूरी है? 2 किरणों का मिलना जरूरी है। तो अभी हम ये जो बातें बोले हैं, इन सारी बातों को आप लोग माइंड में सेट कर लीजिएगा कि प्रतिबिंब का निर्माण परावर्तन या अपवर्तन के बाद ही होगी। ठीक है, और प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए कम से कम कितने किरणों का मिलना जरूरी है परावर्तन या अपवर्तन के बाद? तो 2 किरणों का मिलना जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग इसी पॉइंट्स की मदद से प्रतिबिंब का निर्माण करने जा रहे हैं। हम मान लिए कि ये एक प्लेन मिरर है, हम मान लिए, किधर बना लें? हाँ इधर बना, नहीं इधर बना लेते हैं। ठीक है, उधर इसके प्रॉपर्टीज़ की हम लोग चर्चा कर लेंगे।
मान लिए ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, समतल दर्पण। ये मान लिए कैसा दर्पण है, समतल दर्पण है। लिख लेते हैं भाई, ये क्या है, समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, ठीक है। हमको इमेज फॉर्मेशन मान लिए, अभी इस हेडिंग को हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है, जगह थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। मान लिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु, ये क्या है, वस्तु है, ठीक है ना। यहाँ पे एक वस्तु रखी हुई है और इस वस्तु से मान लिए प्रकाश निकल रही है, ठीक। तो वस्तु से जो प्रकाश निकल रही है, मान लिए यदि यहाँ पे बल्ब रखा हुआ है या बल्ब जल रहा है, तो प्रकाश तो बहुत दिशा में निकल रही होगी, इधर निकल रही होगी, इधर निकल रही होगी, इधर निकल रही होगी। तो हम लोग क्या करते हैं ना, दो प्रकाश को ले लेते हैं, ठीक है, कि जिसकी मदद से हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। हम मान लें कि वस्तु से एक प्रकाश है जो कि दर्पण पे लंबवत पड़ रही है, जो दर्पण पे कैसे पड़ रही है, लंबवत पड़ रही है, ठीक है। मतलब ये ना इस प्रकार से आ रही है। अब कल वाला आप कंडीशन याद कीजिए, जब समतल दर्पण पे कोई भी प्रकाश लंबवत पड़ती है तो हम कल बताए थे कि वो उसी रास्ते से पुनः क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है, ठीक है बच्चों। तो मतलब ये हो गई आपतित किरण और ये हो गई परावर्तित। मतलब वो किरणें इधर से आई और इधर ही क्या हो गई, वापस हो गई। हम एक किरण ले लिए, लेकिन हमको इमेज बनाने के लिए दो किरणों का मिलाना जरूरी है। किस घटना के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद। लेकिन हम पढ़े हैं अभी केवल परावर्तन, तो हम मिलाएंगे केवल परावर्तन के बाद। तो एक किरण लिए, परावर्तन के बाद वो इधर से चली गई। अब हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरी किरण ले लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है, ये ना दूसरी किरण है। इस प्रकार से हम लोग दर्पण पे क्या कर लिया, आपतित कर लिए। यदि आप यहाँ पर अभिलंब खींच लेते हैं, इमेजनरी ही होता है इसलिए डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। यदि ये अभिलंब हो गया तो कल के परावर्तन के नियम से ये हो जाएगा कोण आई, और परावर्तन का नियम बोलता है कि जितने के कोण से आएगी उतने के ही कोण से क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। मतलब ये हो गई आपतित किरण और ये हो गई परावर्तित किरण, और ये कौन सा हो गया, आर, ठीक है। तो अभी तो आप लोग बोले ये चीज़, हम ये चीज़ बोले कि परावर्तन के बाद दो किरणों का मिलना है। तो भाई परावर्तन के बाद हम देख रहे हैं कि एक किरण इधर चली गई और दूसरी किरण इधर चली गई, दोनों तो मिल ही नहीं रही है। तो नहीं मिल रही है तो प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा। तो प्रतिबिंब का निर्माण होने के लिए फिजिक्स में, तो रे डायग्राम को दिखाने के लिए फिजिक्स में एक विधि है, उसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं जबरदस्ती विधि, ठीक है ना। क्या करेंगे, यदि नहीं दोनों किरणें मिल रही है तो इसको मिलाने के लिए ज़बरदस्ती हम इसको किधर की ओर खींच लेंगे, पीछे की ओर खींच लेंगे। मतलब पीछे वो है नहीं लेकिन हम खींच रहे हैं, मतलब आभासी रूप से इसको पीछे की ओर ला रहे हैं। इसीलिए कैसी लाइन दी है हम लोग, डॉटेड लाइन। और इस वाले परावर्तित, ये वाला भी परावर्तित किरण था जिसको पीछे कर लिए, और ये वाला भी परावर्तित किरण है, इसको हम लोग ज़बरदस्ती किधर की ओर लेके आ गए, पीछे की ओर लेके आ गए। तो हम देखें ये दोनों यहाँ पे आकर क्या हो गई, मिल गई। मतलब ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण को जब हम लोग पीछे लाएं तो वो यहाँ पे मिल गई। हम बोल सकते हैं कि यहीं पे किसका निर्माण हो गया, प्रतिबिंब का निर्माण हो गया, इमेज आई। यही क्या हो गया अपना प्रतिबिंब, यही क्या हो गया अपना प्रतिबिंब, ठीक है बच्चों। तो प्रतिबिंब कैसा हुआ, देखिए डॉटेड लाइन से हुआ है, मतलब वो मिल नहीं रही थी। डॉटेड लाइन्स हम दिखाएं, मतलब ये मिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो काल्पनिक होता है। वो क्या होता है, काल्पनिक। देखिए क्या यह वास्तविक रूप से मिल रही थी, मतलब एक रे इधर गई दूसरी रे इधर चली गई, वो मिल नहीं रही थी, लेकिन हमको इसको ज़बरदस्ती मिलाना पड़ा डॉटेड लाइन लेकर के। इसीलिए यह क्या हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो जहाँ भी मिलती हुई प्रतीत होगी परावर्तन के बाद, तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है, काल्पनिक। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो कैसा होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है बच्चों। तो काल्पनिक क्यों काल्पनिक होता है, क्योंकि परावर्तन के बाद किरणें क्या हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक। दर्पण के आगे होता है या दर्पण के पीछे, तो हम देख रहे हैं कि ये कहाँ हो रहा है, दर्पण के पीछे हो रहा है, ठीक है बच्चों। उसके बाद गौर से देखिए, ये सारा हम ना
समतल दर्पण में प्रतिबिंब के गुण की चर्चा कर रहे हैं और ये सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो हम लोग नहीं, पहले हेडिंग दे ही देते हैं, एक एक पॉइंट्स को हम लोग समझते जाएंगे, ठीक है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, तो प्रतिबिंब का गुण, हेडिंग क्या दे देते हैं, प्रतिबिंब का गुण, ठीक है, प्रतिबिंब का गुण। तो पहला गुण आप लोग इसको वर्ड में लिख लीजिएगा, हम छोटे छोटे वर्ड में लिख रहे हैं। पहला गुण क्या है बोलिए, प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है कि काल्पनिक है। तो सर प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक है। क्यों काल्पनिक, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है, डॉटेड लाइन से लिखा हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, काल्पनिक बनता है, समझ रहे हैं। दूसरा क्या है बोलिए, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के आगे या दर्पण के पीछे। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा बोलिए, तीसरा देखिएगा, देखिए ये दूरी और ये दूरी ना वो हाथ से बनाए हैं तो सेम नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सेम लग रहा होगा कि मतलब प्रतिबिंब दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। मतलब हम इसमें लिख सकते हैं कि दर्पण से वस्तु दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी दोनों समान होता है, दोनों क्या होता है, समान होता है। तो इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। सभी के घर में मिरर होगा, समतल दर्पण होगा, तो आप क्या कीजिएगा ना, दर्पण के सामने जाकर के खड़े हो जाइएगा, ठीक है। तो दर्पण के सामने जो ही खड़े होइएगा तो आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो आप क्या कीजिएगा, दर्पण की ओर चलिएगा। तो जो ही आप दर्पण की ओर चलिएगा तो जैसे लगेगा कि मिरर में जो आपका प्रतिबिंब है वो भी आपकी ओर क्या हो रहा है, नज़दीक आ रहा है। फिर आप दर्पण से दूर जाइएगा तो आपको क्या ऐसा देखिएगा कि आपके अंदर का जो प्रतिबिंब है वो भी दर्पण से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। तो उससे यह बात सिद्ध हो रहा है कि हम दर्पण के जितनी दूरी आते हैं, जितने नज़दीक आते हैं, प्रतिबिंब भी पीछे से उतना नज़दीक आ जाता है। इससे हम जितना दूर जाते हैं प्रतिबिंब भी उतना क्या हो जाता है, दूर चला जाता है। तो इसमें हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या होती है, समान होती है। तो ये 3 गुण हो गया। चौथा गुण हम लोग लिखते हैं। चौथा गुण क्या है, अब आप लोग ये बोलिए कि जब हम लोग दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो अपना प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा है या उल्टा बनता है, सीधा बनता है। क्योंकि भाई नाक ऊपर है, माथा ऊपर है तो ऊपर ही दिखता है। ऐसा नहीं है कि सर ऊपर हो जाता है, सर नीचे हो जाता है, पैर ऊपर हो जाता है, ऐसा नहीं होता। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है, ठीक है। 5वां गुण होता है कि प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, पार्श्व परिवर्तित, ये नया वर्ड है और हम लोग इसको देखेंगे अलग टॉपिक में। इसको क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित, लैटरल इन्वर्सन, पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित का मतलब होता है कि लेफ्ट वाला चीज़ राइट में बनता है, राइट वाला चीज़ लेफ्ट में बनता है। इसको हम लोग अगले टॉपिक में क्या करेंगे, कवर करेंगे। और छठा गुण है, एक और गुण है कोई, ठीक है, ठीक है, हो गया 5 ही गुण है, ठीक है, छठा गुण कोई भी नहीं। तो ये हो गया समतल दर्पण में प्रतिबिंब का गुण, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इसको पॉज करके इसको क्या कीजिए, कॉपी कर लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पार्श्व परिवर्तित। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं पार्श्व परिवर्तन, ठीक है, लैटरल इन्वर्सन। ये क्या होता है, पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद समझ लेंगे, बहुत आसान है, ठीक है ना। और डेली लाइफ के एग्जाम्पल से भी इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो समझने में और आसानी हो जाएगी। पार्श्व परिवर्तन, जब किसी वस्तु का, जब समतल दर्पण में वस्तु का दाहिना भाग बाईं ओर
बाईं ओर तथा बायां भाग मतलब वस्तु का बायां भाग तथा वस्तु का बायां भाग समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के दाहिनी ओर होती है तो उसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो इसको ना हम लोग अपने डेली लाइफ के एग्जांपल से देखते हैं, तब इसके एग्जांपल को देखेंगे। क्या होता है कि कभी कभी जब हम लोग ऐनक के सामने खड़े होकर के बाल को जब सही कर रहे होते हैं तो हमको ऐनक में महसूस होता है कि मेरा यहाँ वाला बाल क्या है, खराब है। मतलब कंघी लगाने के बाद भी ये वाला बाल ठीक नहीं हो रहा, तो हम लोग हाथ लेकर के उसको ऐसे ऐसे छू रहे होते हैं कि भाई तुम ठीक हो जाओ। जब इसको ऐसे ऐसे छू रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि हम तो छू रहे हैं, लेकिन ऐनक में देखते हैं कि उस बाल पे कोई असर ही नहीं हो रहा। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बाल का लेफ्ट वाला भाग ना राइट में दिखता है और राइट वाला भाग ना किधर दिखता है, लेफ्ट में दिखता है। इसीलिए जब हम लोग बाल को छूते हैं तो लेफ्ट वाले को यदि छू रहे होते हैं तो वो गड़बड़ी राइट साइड होती है, ठीक है ना। इसीलिए छू रहे हैं, लेकिन बाल पे कोई प्रभाव क्या पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो वो किसके कारण नहीं पड़ता है, पार्श्व परिवर्तन के कारण। क्यों? क्योंकि दाहिना का प्रतिबिंब बायां में बनता है और बायां का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दाहिना में बनता है। इसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन, ठीक है। तो इसको हम लोग जैसे करके देख लेते हैं, जैसे देखते हैं। मान लीजिए R एक अल्फ़ाबेटिक लेटर है, हम ना इसको मिरर में देख रहे हैं, प्लेन मिरर में क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो राइट वाला भाग लेफ्ट में और लेफ्ट वाला भाग राइट में। तो मान लीजिए ये लाइन है, तो लाइन का तो लेफ्ट राइट कुछ नहीं होगा, वो तो ऐसे ही होगा। लेकिन ये जो इस प्रकार P और ये लाइन इधर है, तो ये तो उलट के किधर आ जाएगा, राइट में है तो लेफ्ट में आ जाएगा। तो इसका ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तित। जैसे मान लीजिए L है इस तरीके से, तो ये लाइन है, ये तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये जो इस प्रकार ये डंडा बढ़ा हुआ, ये इधर बढ़ा हुआ, ये तो इसका उल्टा हो जाएगा, इधर। तो यही क्या हो गया, पार्श्व परिवर्तित, ठीक है। जैसे M है, M का बनाते हैं, M का। तो M का जब बनाएंगे तो M को जब आप उल्टा पुल्टा कीजिएगा तो ये लाइन इधर का इधर आ जाएगा, ये लाइन इधर का इधर आ जाएगा, ये इधर M का क्या हो जाएगा, M ही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। जैसे में N का लीजिए, ये दोनों लाइन तो सेम ही हो जाएगा, लेकिन जो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर है वो मिरर में इधर से इधर हो जाएगी, ठीक है। तो यही क्या हो गई, पार्श्व परिवर्तन, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में शायद पूछ भी देता है कि इसका पार्श्व परिवर्तित क्या होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि हम लोग आज के सेशन को बहुत अच्छी तरीके से कवर किए और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तब तक के लिए नमस्कार। अच्छे से पढ़ें, अच्छे से नोट्स बनाएं और रिवीजन डेली बेसिस पे करें। जो कल पढ़ाए हैं उसको भी देखें और आज जो पढ़ाए हैं उसको भी क्या करें, देखें। जब रिवीजन करके आएगा तो पढ़ने में और मज़ा आएगा, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करें और बहुत अच्छे अंक लाएं। मम्मी पापा का नाम बहुत ही ऊंचा करें। धन्यवाद।